हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस 2025 का जो वैकेंसी था 19,000 समथिंग, उसका एग्जाम का डेट आ गया है, जो 16 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच 6 शिफ्टों में होगा। यदि आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं और आप उस एग्जाम में अपीयर होने जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। ये प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम लोग 10 से 12 क्वेश्चंस देखेंगे और उसका जो ऑप्शंस होगा उसको उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट बेस्ड होगा दोस्तों, वो पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर खास करके जो बिहार एसआई या बिहार पुलिस में जो पूछा हुआ क्वेश्चंस है, बेस्ट क्वेश्चंस जिसके आने की पूरी पूरी संभावना है, उसको हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। उसके साथ साथ एनसीईआरटी जो खास करके बिहार पुलिस में या बिहार एसआई में हिस्ट्री या सोशल साइंस में हम लोग एनसीईआरटी का जो वेटेज है उसको काफी देखते हैं, तो उसी चीज को इंक्लूड किए हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट में। जो भी मेरे साथी जो कहीं बैच लेकर के पढ़ रहे हैं या किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाके अपना क्लास कर रहे हैं, या वे साथी जो कहीं क्यूज में जाके अपना प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे वे अपना जो तैयारी है वो कितने पानी में है, वो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वे अपने आप को आंक सकेंगे, अपनी तुलना कर सकेंगे, या अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको या निष्पक्ष होकर के वे अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये 10-12 क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली लेकर आए, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि इंग्लिश में बिहार बोर्ड के काफी लड़के जो इंग्लिश पे अच्छा पकड़ नहीं बना पाते हैं, उसके वजह से 5 या 4 क्वेश्चन उनका इंग्लिश में छूट जाता है, तो उसको हम लोग कवर करने के लिए सब्जेक्ट वाइज सीरीज भी लेकर आएंगे। अभी जैसा कि हम लोग के पास संसाधन उतना नहीं है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे या हम लोग के पास संसाधन की समस्या दूर होती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग आपके सामने बहुत सारे चीज लेकर आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस के लिए इस प्रैक्टिस सेट को, बने रहिए और अंत तक आप देखिए। अभी हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे और देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन देंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन देंगे। और आप ये कोशिश करिएगा कि जैसे हम क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, जैसे हम एक बार पढ़ रहे हैं, उसके साथ आप वीडियो पॉज करिएगा, उसके आंसर को बताइएगा या आंसर अपने कॉपी में नोट करिएगा, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आइए, ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन दोस्तों, कि कंध विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। कंध विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा बंगाल, तीसरा उड़ीसा और चौथा आंध्र प्रदेश। आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं इस आंसर। तो हमको उम्मीद है कि आपने इसका आंसर आप नोट किए होंगे या आप अपना आंसर टिक किए होंगे। आइए हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में कि कंध विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो कंध विद्रोह का संबंध दोस्तों ये उड़ीसा राज्य से है, और ये जो विद्रोह था वो 1837 ईस्वी में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? तो इनके नेतृत्वकर्ता या नेता इनके थे चक्र बिसोई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज इस पे बहुत सारे जुल्म कर रहे थे। अंग्रेज का जो अत्याचारी नियम था वो काफी ज्यादा क्रूर था, जिसके वजह से जो स्थानीय निवासी थे, खास करके जो आदिवासी थे, वे लोग, उन लोगों से जब जंगल का अधिकार छीना जा रहा था, उनका जो एक सांस्कृतिक व्यवस्था था या उन लोगों का जो सामाजिक धरोहर था, उन पे जब अंग्रेजों का आघात हो रहा था दोस्तों, तो उसके वजह से जो स्थानीय लोग थे वहां वे लोग विद्रोह कर रहे थे। उसी विद्रोह के कड़ी में एक कंध विद्रोह है जो 1837 में स्टार्ट होता है, और उसके नेता थे चक्र बिसोई। जैसा कि यहाँ पे 3 और राज्य दिए हैं दोस्तों, तो क्या आप बता सकते हैं कि तीनों राज्य से संबंधित किसी एक जो विद्रोह है उसका नाम? जैसे हम लोग देखते हैं झारखंड में कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, ये 1831 से 32 ईस्वी में जो नेता थे वे थे बुधु भगत। उसी तरह जब हम बंगाल में आते हैं
तो बंगाल में एक सबसे फेमस जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, वो था नील विद्रोह। नील विद्रोह कितने ईस्वी में हुआ था? विद्रोह का जो डेट था दोस्तों, वो करीब 1854 के करीब था। विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे दोस्तों, वो थे तिरुत सिंह। इसी प्रकार जब हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में एक फेमस विद्रोह हुआ था। वो विद्रोह का नाम था रामोसी। रामोसी विद्रोह का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो रामोसी विद्रोह का संबंध आंध्र। यह विद्रोह कब हुआ था? तो ये करीब करीब 1822 के करीब ये विद्रोह, और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे दोस्तों, वो थे चितर सिंह। जैसा कि ये क्वेश्चन था कि कंद विद्रोह का संबंध कहां से था, तो कंद विद्रोह का संबंध ओडिशा। इसके नेता थे चक्र बिसोई। झारखंड में जो एक विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह, कोल विद्रोह का नेता बुधु भगत। उसी तरह बंगाल में नील विद्रोह का नेता तिरुत सिंह, और आंध्र प्रदेश के रामोसी जो विद्रोह था उसका नेता चितर सिंह थे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, कि राज्यसभा के ऐसे कितने सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसद, भारत की जो संसद है उसके 3 हिस्से हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति खुद। तो जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं दोस्तों, उनको या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। विशेषतः ऐसा देखा जाता है कि जो प्रधानमंत्री हो वो लोकसभा के सदस्य खास करके रहते हैं, लेकिन अगर वे लोकसभा के सदस्य चयनित नहीं हो पाए, उनको वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो फिर वे, और उनका जो दल है वो जीत गया, वो बहुमत में आ गया, तो फिर वो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? तो उनको राज्यसभा से सदस्यता दिलाई जाती है 6 महीना के भीतर, और फिर वे अपना जो कार्यभार है प्रधानमंत्री का वो आराम से करते रहते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री बनते हैं, या तो वे लोकसभा के सदस्य रहते हैं या तो राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। इसीलिए इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के ऐसे कितने सदस्य रहे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। मतलब राज्यसभा में ऐसे कितने लोग आए जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है 3, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 10। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 4। 4 ऐसे राज्यसभा के सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने। आइए उनका हम लोग नाम देखते हैं दोस्तों। इसमें जो पहला नाम है दोस्तों वो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उसके बाद एच डी देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा, देवगौड़ा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आई के गुजराल, और चौथे नंबर पे मनमोहन सिंह। यही 4 जो राज्यसभा के सदस्य थे वे लोग प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किए, जो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था दोस्तों। आइए अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन कि भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि भारत का जो पशुधन है जिसमें से सर्वाधिक आय का जो उत्पादन होता है या सर्वाधिक आय का जो प्राप्ति होता है वो किसके पालन में या किस पशुधन के पालने में हमको सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है। इसमें जो पहला ऑप्शन है मत्स्य पालन, दूसरा मुर्गी पालन, तीसरा है बकरी पालन और चौथा है गाय पालन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है मुर्गी पालन। आप ये सोच के कंफ्यूज हुए होंगे कि गाय पालन में ज्यादा आय का या मछली पालन में ज्यादा आय का उत्सर्जन होता होगा या आय का प्राप्ति होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुर्गी में हम लोग देखते हैं कि मुर्गी का अंडा काफी बिकता है और उसके साथ साथ जो मांसाहारी जीवों में काफी हमको लगता है कि जो प्रिय है, जो आदमी काफी चाव से खाते हैं, कहीं भी जो पार्टी है या वीकेंड का जो पार्टी है या कोई भी सेलिब्रेशन हो उसमें मुर्गी को काट दिया जाता है और इसका जो चिकन है पता नहीं लेग पीस और क्या क्या होता है।
तो इस वजह से इसको लोग बहुत खाते हैं, और इसी वजह से जो आय का सर्वाधिक जो प्राप्ति होती है वो मुर्गी पालन से होती है। गाय पालन भारत में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक गायों की संख्या भारत में है, और जो विश्व में जो दूध उत्पादन का क्षमता है भारत में भी सर्वाधिक है, और विश्व का लगभग 24 से 25% दूध का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है। और भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन अगर पूछा जाए तो वो पंजाब राज्य में होता है दोस्तों। तो आपको ये बात साथ साथ याद रखनी चाहिए। आइए इसके साथ हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों। इसमें जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। जैसा कि बिहार पुलिस में भी हम लोग देखते हैं कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 5 to 7 क्वेश्चन इंग्लिश से भी रहता है। तो जिसमें चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, मतलब वे व्यक्ति जो नींद में चलता है उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनिलोक्विस्ट, इगोइस्ट या अल्ट्रुइस्ट। तो जो नींद में चलता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं सोमनाएम्बुलिस्ट। ये जो इंग्लिश है वो रूट वर्ड से मिलकर बना है दोस्तों, जिसमें एक रूट वर्ड है सोमना, सोम्न, एक है एम्बल। सोम्न मतलब होता है स्लीप, नींद से या नींद में। जो भी नींद से रिलेटेड जो वर्ड होगा दोस्तों उसमें हम लोग को ये सोम्न या सोमना या सोमनी ऐसे जो वर्ड है हमको देखने को मिलेंगे। और एम्बल मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है वॉक, जो नींद में वॉक करता है, मतलब सोमना एम्बुलिस्ट जो नींद में टहलता है या घूमता है या चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सोमना एम्बुलिस्ट। और आईएसटी जो जुड़ता है दोस्तों, आईएसटी ये किसी पर्सन को शो करता है कि वह व्यक्ति जो टहलता है नींद में। अगर हम इसको ब्रेक करें दोस्तों तो आईएसटी फॉर पर्सन, एम्बल मतलब वॉक, और सोमना या सोमनी मतलब स्लीप। तो वह व्यक्ति जो टहलता है नींद में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सोमना एम्बुलिस्ट। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो और 3 वर्ड लिखे हैं दोस्तों इसको भी समझना हम लोग के लिए काफी जरूरी है और काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो चारों वर्ड है, ये चारों वर्ड बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों एग्जाम में ये चारों वर्ड पूछे गए हैं। तो और आशा किया जाता है कि ऐसे जो की वर्ड्स हैं वो आगे जो एग्जाम है उसमें भी पूछे जाएंगे। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसा कि सोमनिलोक्विस्ट है दोस्तों, इसमें भी ये सोमनी आया है। जैसा कि हमने बताया था कि या तो सोमना या सोमनी या सोम्न ऐसे आए तो उसका मतलब स्लीप से होगा। इसी तरह से इसमें जो सोमनिलोक्विस्ट आया है इसमें भी सोमनी का जो रिलेशन है वो स्लीप से बनता है दोस्तों। और लोक्वा का मतलब होता है LOQUA। लोक्वा मतलब टॉक, मतलब बात करना, बोलना। हम लोग बोलते हैं ना टॉकेटिव, लोक्विस्ट। उसी तरह से लोक्विस्ट से मतलब बना है टॉक, मतलब बात करने वाला। और आईएसटी किसको शो करता है दोस्तों? ये शो करता है पर्सन को। जिसके अंदर भी आईएसटी लगे वो समझ जाइए वो किसी ना किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित कर रहा है। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करके देखें दोस्तों तो आईएसटी मतलब पर्सन, लोक्वा मतलब टॉक, और सोमनी मतलब स्लीप। मतलब द पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, वैसा व्यक्ति जो नींद में बोलने लगता है। हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो सोया हुआ है और उसमें कुछ गाना गा रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, या उसके साथ कोई सपना देख रहा है तो उसको बोले जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? सोमनिलोक्विस्ट। और इस वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो तीसरा वर्ड आया दोस्तों वो है ईगोइस्ट। ईगो मतलब होता है आई, मतलब मैं, और इस्ट मतलब पर्सन। तो वो व्यक्ति जो खुद के बारे में सोचे या जो खुद के बारे में ही आत्ममुग्ध हो कि अगर हम न रहें तो कोई टीम जो है वो मैच नहीं जीत सकती है, अगर हम घर में न रहें तो सब्जी कोई खा नहीं सकता है। तो इस तरह का जिसका मेंटेलिटी हो, जो खुद अहमवादी हो या अपना मतलब गर्व से भरा हुआ हो, सिर्फ अपने प्रति स्वेच्छा से जो स्वार्थ है उससे भरा हुआ आदमी हो, उसको हम लोग बोलेंगे ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट को हम लोग बोल सकते हैं स्वार्थी। और अल्ट्रुइस्ट ये भी रूट वर्ड से बना है दोस्तों। इसमें 2 रूट वर्ड है, एक है अल्टर, एक है आईएसटी। आईएसटी मतलब पर्सन और अल्टर मतलब होता है अदर। मतलब वह व्यक्ति जो दूसरे के लिए जिए,
कि अगर वो समझे कि दूसरे में भी भगवान का वास है और वो किसी पूजा करने के बजाय वो मानव का सेवा करना ही वो अपना धर्म समझे, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग परोपकारी कहते हैं। तो आई होप कि ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और आप इन सभी वर्ड को नोट करिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे कि पांचवा क्वेश्चन क्या है। इसमें जो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों वो भी इंग्लिश से ही है, और जो पांचवा क्वेश्चन है कि द मर्डर ऑफ वंस मदर, मर्डर मतलब हत्या करना और वंस मदर मतलब अपनी माँ का, जो अपनी माँ का हत्या कर दे उसको हम क्या कहेंगे, तो इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड लेंगे। ये है फ्रेट्रिसाइड, ये है मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड या सुइसाइड। तो इसमें जो अपनी माँ का हत्या कर दे उसको बोलते हैं दोस्तों मैट्रिसाइड। ये मैट्री मतलब मर्डर और साइड मतलब किल। साइड मतलब ये रूट वर्ड है दोस्तों, साइड मतलब किल करना या मारना होता है और मैट्री मतलब मदर होता है। जैसे इसका अगर हम और एग्जांपल दे मैट्री मतलब मदर कैसे होता है, जैसे हम लोग मामा को मैटरनल अंकल बुलाते हुए सुने होंगे, तो मैटरनल अंकल मतलब क्या हुआ, मैटर यहीं से गया है, मैट्री मैटर मैटरनल, ठीक। तो मैटर मतलब मैट्री मतलब मदर, साइड मतलब किल, मदर की हत्या करना मैट्रिसाइड। उसी तरह यहाँ आया है फ्रैट्रिसाइड, साइड मतलब किल और फ्रैट्री मतलब फादर। तो जो अपने पिता की हत्या कर दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैट्रिसाइड। उसी तरह से यहाँ आया है पैट्री और साइड, साइड मतलब किल करना, अब पैट्री मतलब पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं, माता और पिता, तो इन्हीं लोग को हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं, तो पैट्री मतलब पेरेंट्स। और एक और बात, ये हम लोग पेरेंट नहीं बोलते हैं, अगर हम एस हटा दें और इसको हम सिर्फ पेरेंट बोले तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पेरेंट में ये माता है कि पिता है ये दोनों आएंगे, ये एक में हम किसी को नहीं ले सकते कि हम मदर मेरी पेरेंट हो सकती हैं, पेरेंट्स हो सकती हैं, लेकिन पेरेंट्स सिर्फ मेरी मदर नहीं हो सकती। क्या आप बात को समझे, मतलब पेरेंट्स जो है वो बहुवचन मतलब प्लूरल वर्ड है, इसीलिए हम लोग इसके साथ पेरेंट्स ऐसे लिखेंगे, ठीक। और जब हम उच्चारण भी करेंगे तो इसको हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं, न कि पेरेंट, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो लास्ट वर्ड है ये है सुइसाइड, साइड मतलब किल और सुई मतलब सेल्फ। हम लोगों ने डे टू डे अपने लाइफ में जो डे टू डे जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज चैनल देखते हैं तो बहुत सारे आत्महत्या की खबरें आती हैं जिसमें लोग बोलता है कि उसने सुसाइड कर लिया। जैसे एक फेमस बॉलीवुड एक्टर थे सुशांत सिंह, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिए थे। तो सुसाइड मतलब क्या हो गया, सुई मतलब सिर्फ, साइड मतलब किल, अपने आप को मार लेना ही सुसाइड हुआ। उसी तरह से पैट्रिसाइड मतलब अपने पेरेंट्स को मार देना ही पैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मतलब मैट्री मतलब मदर, मदर को मार देना मतलब जान से मार देना ही मैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड मतलब फादर को किल कर देना फ्रैट्रिसाइड। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अशुद्ध शब्द का चयन करें। ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी से है, तो आपको इसमें अशुद्ध शब्द छांटना है। आप चयन करिए कि इसमें अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, आषाढ़, विरहिणी, अमावस्या, आध्यात्मिक। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आषाढ़, क्योंकि आषाढ़ को ऐसे नहीं लिखते हैं, आषाढ़ को आषाढ़ ऐसे लिखते हैं, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। कभी कभी हम लोग को कंफ्यूजन होता है कि विरहिणी विरहिणी नहीं होती है, विरहनी होती है, ठीक। लेकिन विरहनी ये गलत है, ये सही है। उसी तरह आध्यात्मिक में क्या कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि जो आ है इसको हम लोग अ पढ़ लेते हैं कि आध्यात्मिक, लेकिन ये जो अस होता है वो गलत है, आ जो होता है वो इसमें सही है। उसी तरह अमावस्या में हम लोग को आदत होती है गांव देहात में अमावस्या बोलने का, आ बोलने का, तो यहाँ पे आ नहीं होता है। आध्यात्मिक में आ होगा, अमावस्या में आ नहीं होगा, इसीलिए ये अमावस्या सही है और अमावस्या ये गलत है। ये काफी चारों इंपॉर्टेंट वर्ड है हिंदी एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको नोट करिएगा और इसको हमेशा देखते रहिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है मैथ से
और क्वेश्चन है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करिए। जिसका पहला ऑप्शन है 72 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर या 36 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है? एक तो ट्रेन की खुद की दूरी और जो प्लेटफॉर्म की दूरी है वो खुद, क्योंकि जब ट्रेन पास करेगी दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म को पास नहीं करेगी, वो प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो अपना उसका डिस्टेंस है उसको भी पार करेगी। इसीलिए जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का दोनों का जो दूरी है वो मिला के यहाँ पे दूरी या डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों? 300 और 240, 300 मीटर और 240 मीटर, ये 540 मीटर हो गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है, स्पीड मतलब चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटे में टाइम। कितना डिस्टेंस गया है और कितने समय में गया है, अगर उसको विभाजित कर देंगे तो उससे हम लोग को चाल का मान आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 540 मीटर दोस्तों, और समय हम लोग को कितना लगा है? 27 सेकंड। तो 27 सेकंड लिख दिए, लेकिन ये मीटर में है, ये सेकंड में है, लेकिन हम लोग को लाना है किलोमीटर पर आवर में। जब भी ऐसा रहे दोस्तों कि कोई जो जैसे स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में रहे, तो उसमें हम लोग किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तो उसमें 18/5 से गुना कर देना चाहिए। और अगर कहीं किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर हो गया, और यदि कहीं किलोमीटर पर आवर में हम लोग को स्पीड दिया है और हम लोग को मीटर पर सेकंड में लाना हो दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना कर देंगे और ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब भी मीटर पर सेकंड को हम लोग को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो उसमें हम लोग को 18/5 से, और जब कभी किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो उसमें हम लोग 5/18 से भाग देंगे। इसको हम लोग ट्रिक के तौर पे ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों कि मीटर पर सेकंड एक छोटी इकाई है और किलोमीटर पर आवर एक बड़ी इकाई है। तो छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील करने के लिए हम लोग को बड़ी संख्या 18/5 से गुना करना है, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड मतलब बड़ी से छोटी में आने के लिए हम लोग को 5/18 से मतलब छोटी संख्या से हम लोग को गुना करना है। तो ये किलोमीटर और मीटर पर सेकंड में चेंज करने का ये तरीका हुआ दोस्तों। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग मीटर है, ये सेकंड है, और इसको हम लोग को बनाना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को यहाँ पे 18/5 से गुना करना होगा, और हम 18/5 से यहाँ गुना कर देंगे तो कैसे कटेगा? 27 दूना 54, 20 पंचों का 20 और 18 चौक 72। तो ट्रेन का जो स्पीड है दोस्तों वो 72 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से वो चल रही है। ये रहा 7वां क्वेश्चन। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन मैथ से है दोस्तों, और वो क्वेश्चन है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर 2 शेष आता है और 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता है। मतलब कि अगर वो संख्या जिसमें 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, लेकिन जब हम उसको 13 से भाग देंगे तो उसमें शेष कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। तो वो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? या 242, 312, 962 या 1172? आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। हम पहला मतलब जैसे ए नंबर जो ऑप्शन है उसी ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं दोस्तों। अगर हमको दिया है कि 13 से भाग देने पे 0 शेष बचेगा, तो पहले हम यही देख लें कि कौन सी संख्या 13 से भी भाज्य है। जब हम 242 को 13 से भाग देते हैं दोस्तों तो 13 इकाई 13 और इसमें 112 आएगा। जैसे अगर हम इसमें 13 से भाग देंगे तो यहाँ पे 13 आएगा, 4 में से 1, 2 में से 1, फिर या 112, फिर 13 से 112 कटेगा, 13 7 91 13 8 74 से, तो ये 13 से भी भाज्य नहीं है। फिर इसी तरह 312 में जब हम 13 से भाग देंगे दोस्तों तो 13 दूना 26, 26 5 31, 5 2 52, तो 13 चौका 52, ये 13 से भी भाज्य है। फिर इसको देखते हैं कि ये 13 से भी भाज्य है कि नहीं है। तो
तिरछा 78, तिरछा 91, 91 और 5 ये भी 13 से विभाज्य है। अगर हम यहाँ देखते हैं 13वां 17 से फिर 2 शेष बच रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। मतलब ऑप्शन में ये भी क्वेश्चन जो ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये इन्हीं दो में से हम लोग का आंसर निकलेगा। इसमें जो सबसे छोटी संख्या कौन है दोस्तों, वो 312। क्या 312 में जब हम 3, 5, 6, 8 और 10 और 12 से भाग देते हैं तो क्या इसमें 2 शेष बचता है? तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं दोस्तों। अगर हम लोग को यहाँ चेक करना होगा तो 5 और 10 में सबसे बड़ा 10 है, तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 2 शेष बच जाएगा। फिर अगर हम इसमें 3 में, 8 में और 12 में जब हम इसको लेते हैं तो पहले तो 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर इसमें हम 2 घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 310, 3 1 4, 3 से भी विभाज्य नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इसमें 2 घटा लेते हैं पहले से ही तो ये हो गया 960, तो क्या ये 3 से विभाज्य है? तो 9 6 15, 5 1 6, 3 से विभाज्य है, तो यही संख्या हो जाएगा। क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया और आप किस तरीके से बनाते हैं? अगर हम इसको लेंदी तरीका से लेकर जाते दोस्तों तो पहले हम लोग को इस सब का एलसीएम निकालना होता, जैसे 3 5 6 8 10 और 12, इसका एक बार एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम को इस सभी संख्या में घटाएंगे, फिर उसमें भाग देंगे कि ये भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब हम लोग को ये आंसर पता चलेगा। लेकिन अगर हम शॉर्टकट से चले कि अगर हमको 13 से भाग देने पे शेष कुछ नहीं बचेगा तो पहले हम 13 से ही विभाज्य कर 13 से ही पहले भाग दे लेंगे कि 13 से कौन कौन कटता है, तो ये 2 ऑप्शन है पहले ही कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा ये 2 में हम ये देखेंगे कि यहाँ हमको 3 दिया है, 3 और 6, तो 3 से इसमें कौन सी संख्या घटेगी? अगर हम इसको 2 घटा लेंगे तो ये तो कट जाना चाहिए, तो 3 से कि 2 शेष बचता है, तो अगर हम शेष को पहले घटा लेते हैं तो 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? इसमें अगर हम 2 घटाए तो 310 आया, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसको कैंसिल आउट कर दिए। बाकी जो बचा मेरा आंसर 962, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आइए हम 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है। वह क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है? राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है उसका आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, या गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके साथ साथ आप बताने का कोशिश करिए कि तडोबा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये जो तडोबा है दोस्तों ये है महाराष्ट्र में, काजीरंगा ये असम में है दोस्तों, और ये जो वाल्मीकि है ये अपना बिहार में है। बिहार में भी किस जिले में है आप कमेंट में लिखने का कोशिश करिए, नहीं तो अगले जो वीडियो है उसमें हम वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में विशेष तौर पे हम उसको बताएंगे। अगर आपको पता होगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है और किस जिले में है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने का कोशिश करिए दोस्तों। आइए अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहा दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन कि आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? 40वें, 41वें, 42वें या 43वें? अभी जो हम लोग के बिहार के राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी को नियुक्त किया गया है, जो कि बिहार के 42वें राज्यपाल हैं दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में ये बताने का कोशिश करिएगा कि राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है वो कौन करता है और कितने वर्ष के लिए होता है दोस्तों। तो ये रहा हम लोग के आज का प्रैक्टिस सेट। आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और जो कुछ भी आप लोग का जो डिमांड है या शिकायत है, जो कुछ भी है आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश करिए। हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं और उस जो समस्या है उसको दूर करने का कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।